नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें मैंने 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाले वीडियो में 1 से लेकर 70 तक के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 70 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को बताऊंगा। पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर 71 नंबर सवाल में पूछा गया है, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किस शताब्दी से शुरू हुए? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी। आप लोगों से कहा गया है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किस शताब्दी से शुरू हुए थे? तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर होगा बाबू 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में ही हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 72 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, फान बोई चाउ ने, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फान बोई चाउ ने किस वर्ष दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? आप लोग बताएंगे कि फान बोई चाउ ने जिस वर्ष दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, उस वर्ष का जो मान है वो क्या है? तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे, ठीक है। 1895 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1910 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा 72 का सही आंसर होगा 1903 ईस्वी। फान बोई चाउ ने बाबू 1903 ईस्वी में ही दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो सही आंसर 72 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, दुई तान हुई संगठन का नेता कौन था? दुई तान हुई संगठन का जो लीडर था, जो नेता था, वो कौन था? कुआंग दे, फान चू त्रेन, हो ची मिन या फिर तोंगकिन? तो बाबू 73 का सही आंसर होगा हमारा कुआंग दे। याद रखेंगे, दुई तान हुई संगठन के नेता कुआंग दे थे। तो 73 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है, फान बोई चाउ की किस कृति ने हलचल पैदा कर दी? बाबू आप लोगों को बताना है कि फान बोई चाउ की किस कृति ने पूरे वियतनाम में हलचल पैदा कर दी। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम की क्रांति, फ्रांसीसी शासन और विद्रोह या फिर राष्ट्रवाद और आज़ादी। 74 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर 74 का सही आंसर होगा हमारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फान बोई चाउ ने बाबू इस कृति को लिखकर ही पूरे वियतनाम में हलचल पैदा कर दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी कृति है, तो आप लोग फान बोई चाउ बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू यह लिखने वाले जो थे वो थे फान बोई चाउ। यह कृति फान बोई चाउ की ही है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला जो प्रश्न है 75 नंबर, इसमें आप सभी से पूछा गया है 1905 ईस्वी में जापान ने किस देश को हराकर हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। बाबू आप लोग बताएंगे कि 1905 ईस्वी में जापान ने किस देश को हराकर हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया था। जर्मनी को, रूस को, ब्रिटेन को या अमेरिका को। तो सही आंसर 75 का हमारा होगा रूस को। बाबू 1905 ईस्वी में जापान ने रूस देश को हराकर ही हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। तो 75 का सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 75 का बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 76 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है फ्रांसीसी विचारकों में कौन हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रभावित कर रहा था। फ्रांसीसी विचारकों में ऐसे कौन है जो कि हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रभावित कर रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कर रहे थे, उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर या इनमें सभी, उपरोक्त सभी। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ये सभी विचारक ही फ्रांसीसी विचारक थे। ये सभी विचारक ही बाबू हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रभावित कर रहे थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 77 नंबर, इसमें पूछा गया है फान चू त्रीन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को किस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी में, गणतंत्रवादी में, साम्यवादी में या फिर पूंजीवादी में। बताएंगे कि फान चू त्रीन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को किस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया, अर्थात बदलने का प्रयास किया। तो सही आंसर 77 का हमारा होगा गणतंत्रवादी। बाबू फान चू त्रीन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को गणतंत्रवादी रूप में बदलने का प्रयास किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 78 नंबर के सवाल में कहा गया है वियतनाम कुआन फूक हुई संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। जिस उद्देश्य से वियतनाम कुआन फूक हुई संगठन की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य को आप लोग बताएंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, वियतनाम की मुक्ति के लिए या फिर फ्रांस की मदद के लिए। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा वियतनाम की मुक्ति के लिए। वियतनाम की मुक्ति के लिए ही वियतनाम कुआन फूक हुई संगठन की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इसी उद्देश्य से वियतनाम कुआन फूक हुई संगठन की स्थापना हुई थी। अगला जो सवाल है 79 नंबर, इसमें कहा गया है हिंद चीन के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन किन शहरों तक सीमित था। आप लोग उन शहरों का नाम बताएंगे बाबू जिन शहरों में हिंद चीन के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन सीमित था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो 79 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 79 का सही ऑप्शन क्या होगा। 79 का सही ऑप्शन होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकिन। बाबू हिंद चीन के कोचिन चीन, अन्नाम और तोंगकिन वाले क्षेत्रों में ही, इन शहरों में ही हिंद चीन के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन सीमित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन से हजारों लोगों को किस उद्देश्य से फ्रांस ले जाया गया। आप लोगों को उस उद्देश्य का नाम बताना है जिस उद्देश्य से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन से हजारों लोगों को फ्रांस ले जाया गया था। तो 80 का यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा बाबू राजनयिक कार्यों के लिए। किसके लिए? राजनयिक कार्यों के लिए। ऐसे तो बाबू मजदूरी के लिए ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग राजनयिक कार्यों के लिए लेकर चलिएगा, क्योंकि बाबू जो फ्रांस है वो युद्ध में वियतनाम के लोगों को शामिल करना चाहता था, हिंद चीन के लोगों को शामिल करना चाहता था, और इसी उद्देश्य से बाबू फ्रांस ने हिंद चीन के लोगों को अपने देश में बुलाया था। किसके लिए? तो युद्ध के लिए। ठीक है, याद रखेंगे फ्रांस युद्ध के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फ्रांस देश है वो वियतनाम के लोगों को, हिंद चीन के लोगों को अपने देश में
लेकर गया था, किसके लिए, तो युद्ध करने के लिए, ताकि उनके देश के सैनिक बिल्कुल भी नहीं मरे, बल्कि हिंद चीन के जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के साम्यवादी जो लोग हैं वो मरे। ठीक है, वो ऐसा बाबू चाहता था। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी उद्देश्य से जो फ्रांस है वो बाबू चीन, हिंद चीन से हजारों लोगों को अपने देश अर्थात फ्रांस में लेकर गया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजनयिक कार्यों के लिए। अगला जो सवाल है 81 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है वियतनामी सैनिकों को युद्ध की किस पंक्ति में रखा जाता था। जो वियतनाम के सैनिक होते थे, जो वियतनाम के लोग होते थे बाबू, उन्हें युद्ध की किस पंक्ति में रखा जाता था। तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ्रांस है वो अपने सैन्य के दल में, फ्रांस का जो सैन्य दल होता था, फ्रांस का जो सैन्य गुट होता था, उस सैन्य गुट में प्रथम पंक्ति में बाबू वो वियतनामी सैनिकों को रखता था, क्योंकि बाबू वो जानता था कि जब भी युद्ध होगा तो आगे वाले जो भी पंक्ति के सैनिक होंगे वही मारे जाएंगे। ठीक है, उसके सैन्य दल में आगे के जो भी सैनिक होंगे, प्रथम पंक्ति में आने वाले जो भी सैनिक होंगे वही सबसे पहले मारे जाएंगे। इसलिए बाबू उसने क्या किया था कि वियतनामी सैनिकों को अपने सैन्य दल में सबसे पहले रखा था, प्रथम पंक्ति में रखा था। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू, सैन्य दल में फ्रांस के सैन्य दल में, फ्रांस के सैन्य गुट में प्रथम पंक्ति में आने वाले जो सैनिक थे वो थे वियतनामी सैनिक, वियतनाम के लोग। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम। ठीक है, वियतनामी सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था ताकि वही क्या करे, वही बाबू मारे जाए युद्ध के दौरान। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है 1914 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की, हिंद चीन स्वतंत्रता मोर्चा की, इंडो चाइना कांग्रेस की, या फिर फ्रांसीसी सुधार समिति की। 82 का सही आंसर बताएंगे। 82 का बाबू सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की। 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल की ही स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न बदल कर आ जाए कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुआ था, तो बाबू आप लोग बताएंगे 1914 ईस्वी। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। प्रश्न आ जाए वियतनामी राष्ट्रवादी दल संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो बाबू 1914 ईस्वी आप लोग बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 1914 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई, तो आप लोग वियतनामी राष्ट्रवादी दल बताइएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल में जो क्रांतिकारी थे वो बाबू कौन थे, वो बाबू चीनी लोग थे। कौन थे, चीनी लोग थे, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें बाबू कहा गया है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। वियतनामी राष्ट्रवादी जो दल है उसका पहला जो अधिवेशन है, पहला जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। हनोई में, साइगॉन में, कैंटन में, या पेरिस में। तो बाबू सही आंसर होगा कैंटन। ठीक है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कैंटन में। सही आंसर 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 84 नंबर के सवाल में पूछा गया है 1919 में हिंद चीन में कौन सा आंदोलन हुआ। चीनी बहिष्कार आंदोलन, फ्रांसीसी समर्थन आंदोलन, भारत वियतनाम सहयोग आंदोलन, या फिर वियतनामी किसान आंदोलन। सन 1919 ईस्वी में हिंद चीन में जो आंदोलन हुआ आप लोग उस आंदोलन का नाम बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर 84 का सही आंसर होगा चीनी बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन, चीनी बहिष्कार आंदोलन। हिंद चीन से चीनियों को बाहर निकालने के लिए, हिंद चीन से चीन के लोगों को, चीन के नगरवासियों को बाहर निकालने के लिए ही चीनी बहिष्कार आंदोलन सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
बाबू जो चीनी लोग थे, जो चीन के लोग थे, वो हिंद चीन से अपना काम निकलवाते थे। हिंद चीन पर बाबू वो अपना प्रभुत्व कायम करके हिंद चीन से बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन करते थे, बहुत सारे साधनों का वो उपभोग करते थे, लेकिन बिल्कुल भी फ्रांस के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाते थे। फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ कोई भी बाबू वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसी कारण वहाँ के जो साम्यवादी थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बाबू चीनियों के प्रति एक आंदोलन सन 1919 ईस्वी में शुरू कर दिया था, जिसका नाम था चीनी बहिष्कार आंदोलन। तो 84 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि चीनी बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1919 आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्रश्न आ जाए हिंद चीन में चीनी बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बाबू 1919 आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है हिंद चीन में सीधे फ्रांसीसी प्रशासन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था। आप लोग उस क्षेत्र का नाम बताएंगे जो कि हिंद चीन में सीधे फ्रांसीसी प्रशासन के अंतर्गत था। अनानाम था, तोंकिन था, कोचिन चीन था, या फिर बाबू लाओस था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन सभी क्षेत्रों में हिंद चीन के इन सभी क्षेत्रों में बाबू कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन के अंतर्गत था। तो 85 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कोचिन चीन हिंद चीन में सीधे फ्रांसीसी प्रशासन के अंतर्गत कोचिन चीन वाला क्षेत्र ही था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है 86 नंबर, इसमें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तो उसके बाद फ्रांसीसी प्रशासन ने क्या किया, तो बाबू सही आंसर होगा उदार नीति बनाया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चात जो फ्रांसीसी प्रशासन था उन्होंने उदार नीतियाँ अपनाई थी, उन्होंने कुछ उदार नीतियाँ को बनाया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इन नीतियों से कोई भी सुधार नहीं हुआ था हिंद चीन के लोगों में, हिंद चीन के लोगों में कोई भी सुधार नहीं आ पाया था। तो बाबू सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 87 नंबर, इसमें कहा गया है हिंद चीन में कुल कितने प्रांत थे। हिंद चीन में टोटल प्रांतों की संख्या आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर 87 का हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, हिंद चीन में टोटल जो प्रांत थे वो थे 5। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मुख्य प्रांत बाबू। ठीक है, ऐसे तो प्रांत कई थे। ठीक है, हिंद चीन जो था वो कई प्रांतों में विभक्त था। हिंद चीन में कई प्रांत थे, कई क्षेत्र थे, कई राज्य थे। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य प्रांत का, मुख्य क्षेत्र का, मुख्य राज्य का, तो बाबू मुख्य रूप से जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वो 5 ही थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू हिंद चीन में जिन प्रांतों में राजवंश बनाए रखे गए वहाँ किसकी नियुक्ति होती थी, गवर्नर की, प्रधानमंत्री की, रेजिडेंट की, या कलेक्टर की। बाबू अगर आपने हिंद चीन में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि हिंद चीन में जिन प्रांतों में राजवंश बनाए रखे गए वहाँ किसकी नियुक्ति होती थी। तो सही आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट की ही नियुक्ति होती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 88 का बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते चलना है आप लोगों को। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबू मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है हिंद चीन के कृषि व्यापार और मत्स्य व्यापार पर किसका नियंत्रण था। हिंद चीन वाला जो क्षेत्र था बाबू वहाँ पर कृषि यानी कि कृषक व्यापार और मत्स्य व्यापार पर किसका नियंत्रण था, किसका अधिकार था, किसका आधिपत्य था, वियतनामी सरकार का,
चीनी व्यापारियों का, जापानी कंपनियों का या फिर फ्रांसीसी प्रशासन का। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू चीनी व्यापारियों का। ठीक है, हिंद चीन के कृषि व्यापार और मछली व्यापार पर चीनी व्यापारियों का ही नियंत्रण था। तो सही आंसर 89 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसलिए बाबू हिंद चीन के जो लोग थे, हिंद चीन के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने चीनियों के खिलाफ क्या किया था? चीनी बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 89 का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें आप लोगों से पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने वियतनामी लोगों को सेना में भर्ती किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाबू वियतनाम के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया था। किस सेना में? तो फ्रांसीसी सेना में। ठीक है, फ्रांसीसी सेना में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम के हजारों लोगों को शामिल किया गया था और उन्हें युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था ताकि सबसे पहले वही मरे, फ्रांस के बिल्कुल भी सैनिक ना मारे जाए। ठीक है, और ऐसा विचार किसका था? तो बाबू फ्रांस के शासक का था, जो फ्रांस का राजा था, जो फ्रांस का शासक था, उसी का ऐसा विचार था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 90 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से बाबू कहा गया है जॉन गुवेन आई ने किस दल की स्थापना की थी? आप लोगों से पूछा गया है बाबू जॉन गुवेन आई ने किस दल की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा अनामी दल। ठीक है, जॉन गुवेन आई ने बाबू अनामी दल की ही स्थापना की थी। अगर प्रश्न आ जाए कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, अनामी दल की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे जॉन गुवेन आई। अनामी दल के स्थापना करने वाले जॉन गुवेन आई थे, तो आप लोग बाबू जॉन गुवेन आई ही बताइएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जॉन गुवेन आई ने किस दल की स्थापना की थी, तो बाबू आप लोग अनामी दल बताइएगा। ठीक है, अनामी दल 91 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। 92 नंबर के सवाल में कहा गया है अनामी दल किस विचारधारा से प्रभावित था? पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या फिर अराजकतावाद से? सही आंसर क्या होगा 92 का बाबू? 92 का हमारा सही आंसर होगा साम्यवाद से। ठीक है, अनामी दल साम्यवाद विचारधारा से काफी प्रभावित था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। अनामी दल में आने वाले जो क्रांतिकारी थे, जो लोग थे, वो बाबू साम्यवादी वाले ही थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 92 का। 93 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है कोचिन चीन में किसका गठन किया गया था? कोचिन चीन वाला जो क्षेत्र है हिंद चीन में, कोचिन चीन वाला जो प्रांत है उसमें बाबू किसका गठन किया गया था? वियतनाम कांगसान देंग का, एक स्वतंत्र सरकार का, प्रतिनिधि सभा का या फिर एक सैन्य संगठन का? तो राइट आंसर 93 का हमारा होगा प्रतिनिधि सभा का। ठीक है बाबू, कोचिन चीन में बाबू प्रतिनिधि सभा का ही गठन किया गया था। तो 93 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 नंबर के सवाल में चले तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक, जिनका नाम था बाबू हो ची मिन। ठीक है, न्यूगन आई क्वोक को ही हो ची मिन के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि हो ची मिन का पूरा नाम क्या था, अगर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हो ची मिन का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग न्यूगन आई क्वोक बताइएगा। हो ची मिन का पूरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से न्यूगन आई क्वोक कौन थे? ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से न्यूगन आई क्वोक कौन थे, तो बाबू आप लोग हो ची मिन बताइएगा। ठीक है, हो ची मिन ही बिल्कुल सही आंसर होगा। जो कि ये कौन थे? ये बाबू एक उत्तरी वियतनाम के क्रांतिकारी थे। ठीक है, कौन से क्रांतिकारी? तो चीनी क्रांतिकारी, चीन के क्रांतिकारी थे जो कि उत्तरी वियतनाम में रहने वाले थे। तो सही आंसर बाबू क्या होगा बताइए? तो 94 का सही आंसर क्या होगा? 94 में पूछा गया है 1917 ईस्वी में हो ची मिन ने कहाँ साम्यवादियों का गुट बनाया? तो बाबू सही आंसर होगा पेरिस। पेरिस में ही हो ची मिन ने साम्यवादियों का गुट बनाया था। अगर प्रश्न आ जाए कि हो ची मिन ने
पेरिस में साम्यवादियों का गुट कब बनाया था। प्रश्न आ जाए कि हो ची मिन्ह ने साम्यवादियों का गुट पेरिस में कब बनाया था, तो आप लोग 1917 याद रखिएगा। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने साम्यवादियों का गुट बनाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है 95 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू, हो ची मिन्ह ने 1925 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन है वियतनामी क्रांतिकारी दल की, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की, अनामी दल की, या फिर हिंद चीन स्वतंत्रता मोर्चा दल की। तो बाबू सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा वियतनामी क्रांतिकारी दल की। बाबू जो हो चिन मिन थे वो एक क्रांतिकारी नेता थे, तो बाबू इन्होंने ही सन 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल संगठन की स्थापना की थी। तो सही आंसर 95 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला जो सवाल है 96 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है 1930 में, ठीक है, सन 1930 ईस्वी में किस संगठन का गठन हुआ। इंडो चाइना कांग्रेस, वियतनाम कांग सान देंग वाला, या फिर वियतनामी युवा संगठन, या फिर वियतनाम मुक्ति मोर्चा वाला। संगठन का नाम बताना है। 1930 ईस्वी में जिस संगठन का गठन हुआ था आप लोग उस संगठन का नाम बताएंगे। तो 96 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू वियतनाम कांग सान देंग संगठन, ठीक है। इसी संगठन का गठन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। अगर प्रश्न आएगा कि वियतनाम कांग सान देंग संगठन का गठन कब हुआ था, तो बाबू आप लोग 1930 बताइएगा, ठीक है। प्रश्न बदल सकता है, प्रश्न अगर बदल कर आ जाए कि वियतनाम कांग सान देंग संगठन का गठन कब हुआ था, तो बाबू 1930 आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है 1930 के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ। 1930 में जब बाबू विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया हुआ था तो उस स्थिति में क्या हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 1930 ईस्वी के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ। क्या हुआ था बाबू, उद्योगों में वृद्धि हुई थी, चावल और रबर के दाम गिर गए थे, मजदूरी बढ़ गई थी, या फिर फ्रांस का शासन मजबूत हुआ था। तो सही आंसर होगा हमारा चावल और रबर के दाम गिर गए थे, ठीक है। 1930 के दशक में बाबू विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण चावल और रबर के दाम गिर गए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। 98 नंबर के सवाल में कहा गया है विश्वव्यापी मंदी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा। व्यापारियों पर, किसानों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, या फिर शिक्षकों पर। विश्वव्यापी मंदी का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो पड़ा था किसानों पर। किस पर बाबू, किसानों पर। तो 98 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्वव्यापी मंदी के कारण किसानों का जो जीवन था वो काफ़ी दोस्तों दयनीय हो चुका था। वो बाबू भूखमरी से गुजर रहे थे, वो बाबू आर्थिक स्थिति जो थी उनकी बहुत ही खराब हो चुकी थी, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही वो बहुत ही जर्जर स्थिति से गुजर रहे थे। कौन, तो किसान, कृषक। तो राइट आंसर 98 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 99 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू आप लोगों से पूछा गया है हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ने से कौन सी विचारधारा लोकप्रिय हुई। जब हिंद चीन में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जब हिंद चीन में बाबू भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो यह समस्या बढ़ने से कौन सी विचारधारा लोकप्रिय हुई। पूंजीवाद का, धर्मनिरपेक्षता का, साम्यवाद का, या फिर समाज सुधार आंदोलन का। तो 99 का सही आंसर हमारा होगा बाबू साम्यवाद का। हिंद चीन में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने से साम्यवाद विचारधारा लोकप्रिय हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 99 का होगा। 100 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है फ्रांसीसी सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए कौन सा कठोर कदम उठाया। बाबू जब हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता था, जब हिंद चीन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करते थे, राष्ट्रवादी आंदोलन
को जागृत करते थे, तो उन्हें दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए जो फ्रांसीसी सरकार है वो कौन सा कदम उठाता था? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा जनता पर गोलियां बरसाना। ठीक है, जो क्रांतिकारी लोग हैं उन पर जो फ्रांसीसी सरकार है वो बाबू बेरहमी से गोलियां बरसवाता था। ठीक है, बेरहमी से निर्दयपूर्वक, निर्मतापूर्वक वो क्या करता था कि गोलियां बरसाता था। गोलियां बरसाने से क्या होता था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने वाले जितने सारे बाबू हिंद चीन के लोग होते थे, हिंद चीन के जो साम्यवादी लोग होते थे, उनकी जान चली जाती थी। हजारों संख्या में हिंद चीन के जो नागरिक थे वो मारे जाते थे। बहुत ही क्रूरता से जो फ्रांसीसी सरकार है वो बाबू इनके आंदोलनों का दमन कर देता था, इनके आंदोलनों को दबा देता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बाबू। फ्रांस के सरकार हिंद चीन के क्रांतिकारी आंदोलन को इसलिए दबाता था ताकि बाबू उसका दबदबा पूरे हिंद चीन में बना रहे, पूरे हिंद चीन में कायम रहे। इसी कारण बाबू वो पूरे हिंद चीन के लोगों में डर बनाए हुआ था। ठीक है, अगर कोई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत भी करता था, राष्ट्रवाद की भावना को अगर वो फैलाता भी था, वितरित भी करता था, तो बाबू उसे वो मार देता था। ठीक है, उसे वो मृत्यु दे देता था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोलियां तो बरसाता ही था, गोलियां तो चलवाता ही था, गोलियों के साथ साथ बाबू वो बम भी फेंकवा देता था। ठीक है, बम भी गिरवा देता था ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जाएं। ठीक है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 101 नंबर, इसमें बाबू कहा गया है फ्रांसीसी दमन के दौरान, ठीक है, फ्रांसीसी क्रूरता के दौरान सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? व्यापारी, छात्र, किसान और मजदूर या फिर सरकारी अधिकारी? बाबू आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी दमन के दौरान सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होगा तो वो होगा बाबू किसान और मजदूर, क्योंकि साम्यवादी दल में भाग लेने वाले जो लोग थे वो किसान, मजदूर और आम गरीब लोग थे। इसलिए बाबू आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी दमन के दौरान सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ होगा तो वो हुआ होगा किसान और मजदूर। तो 101 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फ्रांस के जो सरकार है उन्होंने अपने फ्रांस देश में जिन लोगों को बाबू लेकर गया था, हिंद चीन के जिन लोगों को लेकर गया था, वे लोग किसान, मजदूर और आम लोग ही थे। कैसे लोग थे? किसान, मजदूर और आम लोग ही थे। उन मजदूरों को, इन किसानों को बाबू, उन किसानों को, उन मजदूरों को जबरदस्ती बाबू वो बंदी बनाकर, जबरदस्ती उन पर बाबू अपना नियम लगाकर उन्हें अपने देश में लेकर गए थे ताकि वो उनके देश के लिए काम करे, उनके देश के सैनिकों के लिए काम करे, उनके युद्ध के लिए काम करे। ठीक है, आगे जो प्रश्न है उस पर आते हैं। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मिस किए हर एक प्रश्न को आप लोगों को समझना है। ठीक है, और उसके उत्तर को याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बाबू आते हैं। इसमें कहा गया है फ्रांसीसी सेना ने विद्रोही जनता को दबाने के लिए कौन सा नया तरीका अपनाया? जो फ्रांस की सेना है उन्होंने विद्रोही जनता को, क्रांतिकारी जनता को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए, उनके आंदोलनों को कुचलने के लिए कौन सा नया तरीका अपनाया था? सड़कों पर सैनिक तैनात किए थे, हवाई जहाज़ों से बमबारी की थी, जेलों में ठूस कर बंद कर दिया था, या फिर सामूहिक गिरफ्तारी की थी? तो बाबू मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, जो फ्रांसीसी सरकार है वो हिंद चीन के क्रांतिकारी लोगों को दबाने के लिए, उनके आंदोलनों को कुचलने के लिए वो निर्मतापूर्वक बाबू, निर्माता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही क्रूरता से, ठीक है, बहुत ही बाबू निर्ममता से वो क्या करता था कि गोलियां बरसवाता था। जब गोलियों से उसका मन नहीं भरता था बाबू, तो गोलियों के बाद वो क्या करता था कि हवाई जहाज़ों से बमबारी भी करवाता था, बम भी गिरवाता था। बम गिराने से क्या होता था कि जितने सारे हिंद चीन के राष्ट्रवादी होते थे, जितने सारे हिंद चीन के नागरिक होते थे, वो बाबू मारे जाते थे। उनको बाबू बहुत ही ज़्यादा क्षति होती थी, उनके सामान की क्षति होती थी, उनके क्षेत्र की क्षति होती थी, और साथ ही साथ बाबू उनके जीवन की भी क्षति होती थी, वे मारे जाते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, हवाई जहाज़ों से बमबारी करवाना।
ठीक है, याद रखेंगे। फ्रांसीसी सेना विद्रोही जनता को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना का दमन करने के लिए वो हवाई जहाजों से बमबारी भी करवाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला जो प्रश्न है 103 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है फ्रांसीसी दमन चक्र के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या हुआ। फ्रांसीसी दमन चक्र के कारण जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका क्या हुआ, बताएंगे आप लोग। पूरी तरह से समाप्त हो गया, भूमिगत आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलनकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, या फिर आंदोलन कमजोर पड़ गया। तो बाबू 103 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भूमिगत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी दमन चक्र के कारण, फ्रांसीसी क्रूरता चक्र के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन भूमिगत आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हालांकि आंदोलन दब गया था, हालांकि बाबू क्रांतिकारी जो भावना थी वो फ्रांसीसी सरकार के क्रूरता दमन के कारण वो दब चुकी थी। क्रूरता जो बाबू प्रभाव था उस प्रभाव के कारण वो दब चुका था, लेकिन क्रांतिकारी की जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। राष्ट्रवाद के लिए जो प्रेम था, अपने क्षेत्र के प्रति जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं उभर रही थी। किस रूप में, तो बाबू क्रांति के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में, आप सभी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 103 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 104 नंबर के सवाल में कहा गया है वियतनाम कांग सान देंग किस विचारधारा पर आधारित था। उदारवाद पर, कट्टर राष्ट्रवाद पर, उग्र साम्यवाद पर, या फिर लोकतंत्र पर। वियतनाम कांग सान देंग जो बाबू आप लोगों का यहाँ पर जो संगठन है वो किस विचारधारा पर आधारित था। तो सही आंसर 104 का हमारा हो जाएगा उग्र साम्यवाद पर। किस पर, उग्र साम्यवाद पर। उग्र साम्यवाद की विचारधारा पर ही वियतनाम कांग सान देंग जो संगठन था वो आधारित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। 105 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है हिंद चीन में किसानों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। हिंद चीन में किसानों में जो असंतोष था, जो असंतुष्टि थी, जो उनके अंदर दुख था, जो उनके अंदर बाबू, जो उनके अंदर असंतुष्टता थी, उसका मुख्य कारण जो था वो क्या था। कृषि उत्पादन में वृद्धि, अनाज और रबर के गिरते दाम में बाबू गिरावट, सरकारी सहायता, या फिर करों में छूट। बाबू अगर किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि दिया जाए तो वो बिल्कुल भी बाबू बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। अगर उनको सरकारी सहायता प्रदान की जाए तो वो बिल्कुल भी असंतोष उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर उनके करों में छूट दिया जाए तो वो बिल्कुल भी दुखित नहीं होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा अनाज और रबर के गिरते दाम में गिरावट। ठीक है, जब अनाज और रबर के दामों में गिरावट आ गई तो इस गिरावट के कारण ही बाबू हिंद चीन के किसानों में काफी असंतोष उत्पन्न हो चुका था, काफी बाबू उनके अंदर असंतुष्टता उत्पन्न हो चुका था, वो बाबू मरने के लिए मजबूर हो गए थे। काफी दोस्तों किसानों में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो आम किसान लोग थे, उन सभी के बाबू जीवन में काफी समस्या आ गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है 106 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है फ्रांसीसी दमन चक्र का क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी दमन चक्र का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, फ्रांसीसी दमन चक्र का जो प्रभाव पड़ा था हिंद चीन के राष्ट्रवादी लोगों में, बाबू आप लोगों को उस प्रभाव को बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। जनता ने विद्रोह करना छोड़ दिया, राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया, आंदोलन और अधिक संगठित हुआ, या फिर वियतनाम में लोकतंत्र आ गया। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आंदोलन और अधिक संगठित हुआ। आंदोलन बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। हिंद चीन के राष्ट्रवादियों के द्वारा जो राष्ट्रवाद का आंदोलन था, जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो बाबू गणतंत्र के मांग के लिए आंदोलन था, वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा अधिक संगठित हो चुका था, और भी अधिक ज्यादा दोस्तों मजबूत हो चुका था, प्रबल हो चुका था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 106 का, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रवाद के उभार से किसे सबसे अधिक खतरा था। राष्ट्रवाद के उभरने से, राष्ट्रवाद के फैलने से, राष्ट्रवाद की भावना के विस्तृत होने से सबसे ज्यादा खतरा किसको था। फ्रांस को, जापान को, चीन को, या फिर अमेरिका को। तो सही आंसर होगा बाबू फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ने बाबू वियतनाम पर और साथ ही साथ बाबू हिंद चीन के अन्य प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना
आधिपत्य जमा लिया था। वो चाहता था कि वो हिंद चीन पर कब्जा करके पूरे क्षेत्र में क्या करें, वो बाबू शासन करे, पूरे क्षेत्र का शोषण करे और उस क्षेत्र में रहने वाले कुल जितने सारे हिंद चीन के लोग हैं, जितने सारे हिंद चीन के गरीब मजदूर और आम बाबू किसान हैं, उनका वो शोषण करे, उनसे वो अपना काम निकलवाएं। और इसीलिए बाबू वो पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उभरने से अगर किसी को ज़्यादा खतरा था तो वो था फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कि किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। अगर किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी तो वहाँ के जो क्रांतिकारी होंगे, वहाँ के जो नागरिक होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो अपने प्रांत को स्वतंत्र करने की मांग करना शुरू कर देंगे। वो अपने क्षेत्र को, वो अपने प्रांत को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जब हर एक क्षेत्र में क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जब हिंद चीन के हर एक राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे मेरा जो प्रभाव होगा वो हर एक क्षेत्र से खत्म हो जाएगा। जब हिंद चीन के हर एक क्षेत्र से खत्म हो जाएगा तो मेरा किसी भी क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं बन पाएगा। जब मेरा किसी भी क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं बन पाएगा तो हम हिंद चीन क्षेत्र में रहकर बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी हम ब्रिटेन और डच के खिलाफ जो अपना बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा बाबू फ्रांस का मानना था। फ्रांस ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदा के लिए, हिंद चीन का शोषण करने के लिए वहां के नागरिकों को बाबू बंधुआ मजदूर बनाकर उनका हनन करने के लिए वो क्या करता था कि पूरे बाबू राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास करता था, राष्ट्रवादी आंदोलन को हनन करने का प्रयास करता था। जहां तक बन पाता था वहां तक बाबू वो क्रांतिकारियों को मारने का प्रयास करता था। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 108 नंबर, इसमें कहा गया है वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबने के बावजूद भी क्या हुआ? वियतनाम में राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो बाबू फ्रांस के क्रूरता जो दमन है उसके कारण दब चुका था। फ्रांसीसी जो प्रभाव है उसके कारण जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो दब चुका था। लेकिन दबने के बावजूद भी क्या हुआ आप लोग बताएंगे? आंदोलन समाप्त हो गया, भूमिगत आंदोलन जारी रहा, फ्रांस ने स्वतंत्रता दे दी, या फिर राष्ट्रवादियों ने हथियार डाल दिए? तो सही आंसर होगा भूमिगत आंदोलन जारी रहा। ठीक है, 108 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबने के बावजूद भी, राष्ट्रवादी आंदोलन के रुक जाने के बावजूद भी भूमिगत आंदोलन जारी रहा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। भूमिगत आंदोलन का मतलब यह हुआ बाबू कि भूमि की सहायता से युद्ध करना, भूमि की सहायता से क्या करना? युद्ध करना। ठीक है, जो बाबू उत्तरी वियतनाम में रहने वाले जो क्रांतिकारी होते थे, जो राष्ट्रवादी होते थे, वो क्या करते थे कि लाओस और कंबोडिया के भूमि से, लाओस और कंबोडिया के रास्ते से दक्षिणी वियतनाम पर हवा बोलते थे। दक्षिणी वियतनाम के फ्रांसीसी सैनिकों पर बाबू वो आक्रमण करते थे और इनके युद्ध को क्या कहा जाता था? इनके युद्ध को बाबू गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। गुरिल्ला युद्ध की सहायता से ही उत्तरी वियतनाम के जो राष्ट्रवादी होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, वो बाबू लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करके वहां के फ्रांसीसियों को मारते थे, वहां के फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतार देते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो फ्रांसीसी सरकार थे वो बाबू बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। किसके कारण? तो राष्ट्रवादियों के कारण, क्रांतिकारियों के कारण। ठीक है, कई बार बाबू फ्रांस के सेना को राष्ट्रवादियों के सामने, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी है उनके सामने अपने आप को बाबू आत्मसमर्पण करना पड़ चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है साम्यवाद की विचारधारा को हिंद चीन में लोकप्रिय बनाने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? फ्रांस की, हो ची मिन्ह की, रूस की या जापान की? बाबू साम्यवाद की विचारधारा को हिंद चीन में लोकप्रिय बनाने में अगर किसी की प्रमुख भूमिका रही थी तो वो रही थी हो ची मिन्ह की। किसकी बाबू? तो हो ची मिन्ह की, जिनका नाम है न्यूगन आई कोक। न्यूगन आई कोक को ही हो ची मिन्ह के नाम से जाना जाता है। हो ची मिन्ह के बाबू नेतृत्व में ही
हो ची मिन के नेतृत्व में ही, इनके बाबू अध्यक्षता में ही साम्यवाद की विचारधारा का बाबू विस्तार हुआ था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने ही साम्यवाद की विचारधारा को पूरे क्षेत्र में फैलाया था। इन्होंने ही फ्रांस के खिलाफ बाबू आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने ही फ्रांस के खिलाफ जो आप लोग यहाँ पर अभी सुने ना, जो था बाबू गुरिल्ला युद्ध, वो शुरू किया था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 110 नंबर, इसमें कहा गया है राष्ट्रवादी आंदोलन किसके नेतृत्व में सबसे अधिक प्रभावी हुआ? कुआंग दे के नेतृत्व में, फान बोई चाओ के नेतृत्व में, हो ची मिन के नेतृत्व में, या फिर न्यूगन आई क्वोक के नेतृत्व में? आप लोग बाबू उस नेता का नाम बताएंगे, उस लीडर का नाम बताएंगे जिसके नेतृत्व में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन प्रभावी हुआ। तो सही आंसर 110 का हमारा हो जाएगा हो ची मिन। ठीक है, हो ची मिन क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में ही राष्ट्रवादी आंदोलन, वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन बाबू बहुत ही ज्यादा प्रभावी हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा 110 का होगा। 111 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ कब मिला? 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, या फिर 1950 ईस्वी में? सही जो वर्ष है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक जो मोड़ है वो कब मिला था? तो सही आंसर 111 का हमारा हो जाएगा बाबू 1940 ईस्वी। सन 1940 ईस्वी में ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ मिला था, एक नया मोड़ मिला था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 111 का होगा हमारा। 112 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है जून 1940 में फ्रांस किस देश से हार गया था? जो फ्रांस देश है बाबू वो जून 1940 में किस देश से हार गया था, किस देश से पराजित हो गया था? ब्रिटेन से, जापान से, अमेरिका से, या फिर जर्मनी से? तो सही आंसर हमारा होगा बाबू जर्मनी। जून 1940 में जो फ्रांस देश है, जो हिंद चीन पर कब्जा करने वाला फ्रांस देश है, वो बाबू जर्मनी देश से पराजित हो चुका था। यहाँ पर 112 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जब हिंद चीन के लोगों को पता चला था कि जो फ्रांस की सेना है, जो फ्रांसीसी सरकार है, वो पूरी तरीके से जर्मनी देश से हार चुका है, तो बाबू हिंद चीन के लोगों के अंदर फ्रांस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, आंदोलन कहने का मतलब जो क्रांतिकारी जो बाबू भावना है वो उत्पन्न हो गया। वो फ्रांस के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर भी जो हिंद चीन के लोग थे वो फ्रांस के खिलाफ, फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते थे, जिसके कारण जो फ्रांसीसी सरकार है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था। ठीक है, फ्रांसीसी जो सेना है वो भी बाबू धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? तो जर्मनी। याद रखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि जर्मनी फ्रांस को कब हराया था, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि जर्मनी फ्रांस को कब हराया था, तो आप लोग 1940 बताइएगा। 1940 ईस्वी में ही जर्मनी देश फ्रांस को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है जापान को हिंद चीन में सेना भेजने का मौका कैसे मिला? तो एक संधि के तहत जो जापान देश है बाबू, जो जापान देश है जो कि फ्रांस का समर्थन करने वाला देश होता है, उन्होंने हिंद चीन में सेना भेजने का मौका बाबू कैसे प्राप्त किया था? तो एक संधि के तहत ही जापान देश को हिंद चीन में सेना भेजने का मौका मिल जाता है। तो सही आंसर 113 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 114 नंबर, इसमें पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन में कैसा शासन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन में कैसा शासन था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा वहां पर बाबू व्यवस्था था, आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पूर्णतः जापानी शासन, पूर्णतः फ्रांसीसी शासन, जापानी और फ्रांसीसी शासन का मिश्रण, या फिर ब्रिटिश शासन।
तो 114 का सही आंसर होगा हमारा जापानी और फ्रांसीसी शासन का मिश्रण बाबू। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन में जापानी और फ्रांसीसी, क्या मैंने बताया आप लोगों को, जापानी और फ्रांसीसी इन दोनों का ही शासन था, देव शासन था। ठीक है, द्वैध, क्या मैंने बताया, द्वैध शासन था। कहाँ पर, तो हिंद चीन वाले क्षेत्र में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हिंद चीन के लोगों को सबसे पहले बाबू फ्रांसीसी जो सेना है वही बाबू उनको काफी परिताड़ित करते थे, काफी उन्हें बाबू जीना मुश्किल कर देते थे। लेकिन अब तो फ्रांसीसी सेना के साथ साथ जापानी सेना भी आ गई थी, जो कि बाबू हिंद चीन के लोगों को काफी प्रभावित करती थी, काफी उन लोगों का जीवन दोस्तों मुश्किल कर दी थी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर 115 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है हिंद चीन में किस संगठन ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। हिंद चीन में किस संगठन में छापामार युद्ध की नीति अपनाई गई थी। वियतमिन में, वियतनाम राष्ट्रवादी दल में, अनामी दल में, इंडो चाइनीज यूनियन में। ठीक है, आप लोग बताएंगे बाबू कि हिंद चीन में ऐसा वो कौन सा संगठन है जिन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई। तो सही आंसर 115 का हमारा हो जाएगा बाबू वियतमिन। क्या होगा, वियतमिन। वियतमिन संगठन ने ही हिंद चीन में छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 116 नंबर के सवाल में पूछा गया है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी बाबू। देखिए, जो वियतनाम स्वतंत्रता लीग है इसी को कहा जाता है क्या, इसी को बाबू कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वियतमिन। क्या कहा जाता है, वियतमिन। याद रखेंगे बाबू, वियतमिन को ही कहा जाता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग। चाइनीज भाषा में वियतनाम स्वतंत्रता लीग को कहा जाता है वियतमिन। याद रखेंगे। ठीक है, पूछा गया है 116 नंबर में वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। तो 116 का बाबू सही आंसर हमारा होगा हो ची मिन। वियतनाम स्वतंत्रता लीग के जो अध्यक्ष थे वो बाबू हो ची मिन थे। इसके नेतृत्व में ही इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर हमारा 116 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 117 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस घटना के बाद युद्ध में शामिल हुआ। आप लोग बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका देश है वो किस घटना के बाद युद्ध में शामिल हुआ था। तो सही आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए वाला, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद। ठीक है, पर्ल हार्बर वाले क्षेत्र पर जब जापान ने आक्रमण किया था तो उस आक्रमण के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका बाबू युद्ध में शामिल हुआ था। तो सही आंसर 117 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे क्वेश्चन आपकी किताब से ही संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपकी किताब से ही पूछा गया है। 118 नंबर के सवाल में कहा गया है जापान ने कब आत्मसमर्पण किया। बाबू आप लोग बताएंगे कि जापान ने कब आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, 1944 में, 1945 में, 1946 में या फिर बाबू 1950 में। तो सही आंसर 118 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। ठीक है, सन 1945 ईस्वी में ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जापान ने अपने आप को पराजित मान लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 118 का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें आप लोगों से पूछा गया है जापानी आत्मसमर्पण के बाद वियतनामी राष्ट्रवादियों ने क्या किया। जब जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण वियतनामी राष्ट्रवादियों के सामने कर दिया था तो उसके बाद वियतनामी राष्ट्रवादियों ने क्या किया, फ्रांस को समर्थन दिया, ब्रिटिश शासन को आमंत्रित दिया, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी या फिर संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी। तो बाबू 119 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, जापानी आत्मसमर्पण के बाद जो वियतनाम के राष्ट्रवादी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने बाबू वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 119 का होगा। ठीक है, याद करते चलेंगे।
यहाँ पर अगला प्रश्न है, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा वियतनामी राष्ट्रवादियों के द्वारा कब हुई थी? तो सही आंसर बाबू 120 का हमारा हो जाएगा 2 सितंबर सन 1945 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे बाबू, 2 सितंबर सन 1945 ईस्वी में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 120 का होगा। ठीक है, 121 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है बाबू, वियतनामी स्वतंत्रता सरकार के प्रथम प्रधान कौन बने? वियतनामी स्वतंत्रता सरकार के प्रथम प्रधान जो बने थे उनका नाम बताना है। नाम क्या होगा बताएंगे बाबू? बाओ दाई, हो ची मिन, फानु चित्रिन या न्यूगन आई कोक? बाबू मैंने आप लोगों को बताया ना, हो ची मिन को ही न्यूगन आई कोक के नाम से जाना जाता है। जो हो ची मिन है वही न्यूगन आई कोक है। तो ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बताएंगे कि इन तीनों में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बाबू हमारा 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा हो ची मिन। वियतनामी स्वतंत्रता सरकार के प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम प्रधान जो थे, वो थे हो ची मिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि हो ची मिन के क्रांतिकारी संगठन के जो नेता थे वो बाबू हो ची मिन थे। ठीक है, याद रखेंगे, हिंद चीन के क्रांतिकारी संगठन के जो नेता थे वो हो ची मिन थे। अगला प्रश्न है, अन्नानाम का अंतिम शासक कौन था जिसने पद छोड़ दिया? अन्नानाम का अंतिम शासक बताना है बाबू। अन्नानाम का जो अंतिम शासक थे वो थे बाओ दाई, जो कि बिल्कुल भी बाबू राष्ट्रवादियों के सामने टिक नहीं पाए थे। राष्ट्रवादियों के सामने बिल्कुल भी उनका पद खड़ा नहीं था। वो अपने पद को छोड़कर भाग गए थे, अपने पद को त्याग कर भाग गए थे, क्योंकि बाओ दाई बिल्कुल भी बाबू सही सरकार नहीं था, बिल्कुल भी बाबू बिल्कुल भी जनता के समर्थन में काम करने वाला सरकार नहीं था, राष्ट्रवादियों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं था, संवैधानिक समर्थन में बिल्कुल भी नहीं था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसलिए आप लोग 122 का बाओ दाई याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 123 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई के पद छोड़ने के बाद वियतनाम क्या बन गया? जब बाबू 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई ने पद का त्याग किया तो उसके बाद जो वियतनाम है वो क्या बन गया? तो सही आंसर होगा लोकतंत्रीय गणराज्य। ठीक है बाबू, जो वियतनाम है वो लोकतंत्रीय गणराज्य बन गया था। क्या बन गया था? लोकतंत्रीय गणराज्य। वहां पर से राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी थी। वहां पर राजतंत्र का जो प्रभुत्व है, जो राजतंत्र के शासन का अधिकार है वो खत्म हो गया था। तो सही आंसर 123 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि बाओ दाई ने वियतनाम का पद कब छोड़ा था तो बाबू आप लोग 25 अगस्त 1945 बताइएगा। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि बाओ दाई ने वियतनाम का पद कब छोड़ा था तो बाबू आप लोग 25 अगस्त 1945 बताइएगा, क्योंकि 25 अगस्त 1945 को ही बाओ दाई ने वियतनाम की सीट छोड़ी थी, वियतनाम के गद्दी को त्याग कर पलायन किया था। तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बाबू आते हैं। इसमें पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने कहां अपने साम्राज्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया? यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, अफ्रीका में या फिर दक्षिण अमेरिका में? ठीक है, बताएंगे बाबू आप लोग। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने कहां अपने साम्राज्य को, अपने शासन व्यवस्था को पुनः फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था? तो 124 का सही आंसर हमारा होगा दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में बाबू हिंद चीन वाला क्षेत्र पड़ता है। आप समझ सकते हैं बाबू कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने बाबू हिंद चीन क्षेत्र में ही अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का, पुनः खड़ा करने का प्रयास किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हिंद चीन क्षेत्र ही दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू, फ्रांस ने हिंद चीन में क्या योजना बनाई? फ्रांस ने हिंद चीन पर शासन करने के लिए कौन सी योजना बनाई थी? तो यहाँ पर सही आंसर 125 का होगा नए औपनिवेशिक तंत्र की स्थापना। ठीक है, नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई थी किसने? तो फ्रांस देश ने। ठीक है, नए औपनिवेशिक तंत्र की स्थापना के दौरान ही फ्रांस
फ्रांस देश पूरे वियतनाम पर, पूरे बाबू हिंद चीन के प्रांतों पर, हिंद चीन के संपूर्ण क्षेत्र पर शासन करना चाहता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है फ्रांस के औपनिवेशिक तंत्र में हिंद चीन को किस रूप में रखा जाना था। जो बाबू औपनिवेशिक तंत्र की योजना थी फ्रांस की, उस योजना के तहत, उस योजना के अंतर्गत हिंद चीन को किस रूप में रखा जाना था। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, फ्रांस के अधीन उपनिवेश के रूप में, फ्रांसीसी महासंघ का स्वशासित अंग के रूप में, या फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो बाबू 126 का हमारा सही आंसर होगा फ्रांसीसी महासंघ का स्वशासित अंग के रूप में। ठीक है, फ्रांस का जो औपनिवेशिक तंत्र था, जो औपनिवेशिक सिस्टम था, उसमें हिंद चीन को बाबू फ्रांसीसी महासंघ के स्वशासित अंग के रूप में रखा जाना था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आते हैं 127 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है हिंद चीन के विदेश नीति और सैन्य नियंत्रण पर किसका अधिकार होना था। हिंद चीन के जो विदेश नीति है और जो बाबू सैन्य नियंत्रण है उस पर किसका अधिकार होना था। तो सही आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी को भी पता होगा बाबू, फ्रांस 127 का बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंद चीन के विदेश नीति और वहां के सैन्य नियंत्रण पर अगर किसी का अधिकार होना था तो वो था फ्रांस। किसके अनुसार, तो बाबू फ्रांस के औपनिवेशिक तंत्र के अनुसार, औपनिवेशिक नियम के अनुसार। ठीक है, 128 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है जापानी सेनाओं के हटने के बाद, जापानी सेनाओं के हिंद चीन से निकलने के बाद फ्रांसीसी सेना कहाँ फंस गई थी। हनोई में, सैगान में, तोंकिन में, या कंबोडिया में। तो राइट आंसर होगा सैगान में। जब बाबू जापानी सेनाएं हिंद चीन से बाहर निकल रहे थे, हिंद चीन क्षेत्र से जब वे प्रस्थान कर रहे थे, तो उसके बाद जो फ्रांसीसी सेना है वो सैगान आकर फंस गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 128 का होगा, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर। इसमें पूछा गया है फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता कब हुआ। आ चुके हैं हम लोग हनोई समझौता में। ठीक है बाबू, आप लोगों को बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ। हो सकता है कि आपके एग्जाम में फ्रांस और वियतनाम ना आए, केवल आपके एग्जाम में आ जाए कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए तो हनोई समझौता कब हुआ। तो सही आंसर 129 का हमारा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 129 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 मार्च 1946। ठीक है, 6 मार्च 1946 ईस्वी को ही हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा। प्रश्न आ जाए कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो बाबू आप लोग वियतनाम और फ्रांस बताएंगे। फ्रांस और वियतनाम देशों के बीच ही हनोई समझौता सन 6 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है हनोई समझौतों के तहत वियतनाम को किस रूप में मान्यता दी गई। जब हनोई समझौता हो गया था तो उसके बाद वियतनाम को किस रूप में मान्यता दिया गया था। फ्रांस का उपनिवेश के रूप में, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में, ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में, या फिर जापानी नियंत्रण क्षेत्र के रूप में। तो 130 का बाबू सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र गणराज्य के रूप में। हनोई समझौतों के तहत हनोई समझौतों के बाद वियतनाम को बाबू एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 130 का होगा, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, हनोई समझौते के तहत वियतनाम को कहाँ रहना था। जब हनोई समझौता हुआ वियतनाम और फ्रांस देश के बीच, तो बाबू उस समझौते के तहत वियतनाम को किसके अधीन रहना था, कहाँ रहना था। तो सही आंसर होगा हिंद चीन के संघ में। ठीक है, किस संघ में, तो हिंद चीन संघ में। और हिंद चीन संघ को कहाँ रहना था, तो बाबू फ्रांस के संघ में, फ्रांसीसी संघ में रहना था। फ्रांस का जो महासंघ था
उसी के संग में हिंद चीन संघ को रहना था। देखिए, वियतनाम को रहना था हिंद चीन के नियंत्रण में और हिंद चीन को रहना था फ्रांस के नियंत्रण में, फ्रांस के अधिकार में। ठीक है, फ्रांस के बाबू आप समझ सकते हैं कि नियंत्रण में रहना था। ठीक है, तो 131 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जब यहाँ पर हिंद चीन संघ फ्रांस के संघ में रहना मान लिया स्वीकार किया गया था। ठीक है, हनोई समझौतों के तहत, हनोई समझौता के दौरान बाबू जब हिंद चीन संघ को फ्रांस के संघ में मानना स्वीकार कर लिया गया था, तो इसी के कारण बाबू जो हिंद चीन के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो वहाँ के नागरिक थे, वो बाबू इस समझौते को बाबू हटा दिए थे। ठीक है, इस समझौते को बाबू वो इनकार कर दिए थे, इस समझौते को मानने से बाबू वो मना कर दिए थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी कारण जो हनोई समझौता है वो टूट जाता है और साथ ही जो फ्रांसीसी सरकार है वो क्या करता है कि वियतनाम में अपना एक अलग ही सरकार बना लेता है। अपना एक अलग सरकार बना लेने के कारण ही हनोई समझौता टूट जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है हनोई समझौते के अंतर्गत फ्रांस को किस क्षेत्र में सेना भेजने की अनुमति मिली? तो तोंकिन में। ठीक, याद रखेंगे, जब हनोई समझौता हुआ तो बाबू उस समझौता के अंतर्गत फ्रांस को तोंकिन, ठीक है, वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में ही सेना भेजने की अनुमति मिली थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 132 का होगा। आप सभी बाबू याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस ने हिंद चीन संघ में क्या प्रस्ताव रखा था? जो फ्रांस देश है उन्होंने हिंद चीन संघ में क्या प्रस्ताव रखा था? सभी राज्यों को स्वतंत्र देना, संघ का अध्यक्ष हाई कमिश्नर हो, वियतनाम को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना या फिर ब्रिटेन को शासन सौंपना। तो 133 का हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ का अध्यक्ष हाई कमिश्नर हो। जो बाबू फ्रांस देश है वो चाहता था कि संघ का हाई कमिश्नर उसके द्वारा चुना जाए, उसके द्वारा चयन किया जाए। लेकिन ये जो बाबू फैसला है वो बिल्कुल भी वियतनामियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। ठीक है, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे, उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसी कारण जो बाबू हनोई समझौता है वो टूट जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 133 का। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है हनोई समझौता क्यों टूट गया? कारण बताना है आप लोगों को। हनोई समझौता किस कारण टूट गया? फ्रांस और अमेरिका में युद्ध होने से, फ्रांस ने कोचिन चीन में पृथक सरकार बना ली इसलिए, वियतनामी नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया इसलिए, या फिर जापान ने वियतनाम पर हमला कर दिया इसलिए। तो सही आंसर होगा बाबू फ्रांस देश ने कोचिन में पृथक सरकार बना ली इसलिए। जो फ्रांस देश है उसने कोचिन चीन में एक अलग सरकार बना ली थी, जिसके कारण जो हनोई समझौता है वो बाबू टूट चुका था। तो सही आंसर हमारा 134 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 135 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है फ्रांस को किन वियतनामी शक्तियों का समर्थन मिला? फ्रांस को जिन वियतनामी शक्तियों का समर्थन मिला आप लोग उन वियतनामी शक्तियों का नाम बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर 135 का हमारा हो जाएगा बाबू प्रतिक्रियावादी ताकतों का। कौन सी ताकतों का? तो प्रतिक्रियावादी ताकतों का। प्रतिक्रियावादी ताकतों कहने का मतलब है जो क्रिया के विपरीत हो, जो बाबू वैध के विपरीत हो, उन ताकतों का ही समर्थन मिला था किस देश को? तो फ्रांस देश को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन ताकतों के समर्थन के कारण ही जो फ्रांस देश है वो बाबू हिंद चीन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, अपने सैन्य बल को बढ़ाना शुरू कर दिया था और हिंद चीन के लोगों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था, उसे अपना उपनिवेश बनाना फिर से शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 136 नंबर, इसमें कहा गया है हनोई समझौते के बाद वियतनाम में युद्ध का कौन सा रूप शुरू हुआ? जब हनोई समझौता बाबू हो चुका था तो उसके बाद वियतनाम में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर 136 का हमारा हो जाएगा बाबू गुरिल्ला युद्ध। ठीक है, छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर गुलिया है लेकिन गुरिल्ला होगा। क्या होगा? गुरिल्ला। गुरिल्ला युद्ध को ही छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 137 नंबर के सवाल में कहा गया है फ्रांस के औपनिवेशिक तंत्र में फ्रांस के विशाल महासंघ का कौन सा अंग होगा? जो
फ्रांस का औपनिवेशिक तंत्र है, जो फ्रांस का औपनिवेशिक सिस्टम है, उसमें फ्रांस के विशाल महासंघ का कौन सा अंग होगा? तो हिंद चीन फ्रांस चाहता था कि बाबू उसके औपनिवेशिक तंत्र में फ्रांस के विशाल महासंघ का हिंद चीन एक अंग होगा, एक टुकड़ा होगा। और विशाल महासंघ कौन होगा? विशाल महासंघ स्वयं फ्रांस होगा। यानी कि फ्रांस का बाबू यह कहना था कि फ्रांस के अधीन ही कौन रहेगा? तो हिंद चीन क्षेत्र रहेगा। उसके आधिपत्य में कौन रहेगा? तो हिंद चीन क्षेत्र रहेगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये बाबू चाहता था फ्रांस देश। अगला जो प्रश्न है 138 नंबर, इसमें पूछा गया है आप लोगों से, हो ची मिन किस सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला कर पाने में असमर्थ थी? जो हो ची मिन की सरकार थी, जो हो ची मिन थे, वो बाबू किस सेना के साथ प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, ठीक है, आमने सामने रूप से मुकाबला कर पाने में असमर्थ थी बाबू, असक्षम थी। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर 138 का। बाबू यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देना हम भूल चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी दिया नहीं है। देखिए, फ्रांसीसी सेना बिल्कुल राइट आंसर होगा। 138 का सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी सेना। फ्रांस की जो सेना है, फ्रांसीसी जो सेना है, उन सेनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से मुकाबला कर पाने में जो हो ची मिन की सरकार थी, जो हो ची मिन की सेना थी, जो हो ची मिन थे, वो असमर्थ थे। तो सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी सेना। यहाँ पर ऑप्शन मैंने गलत डाल दिया है, मैं सुधार दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों को सुधार रूप से मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों का बाबू सुधार हो जाएगा। बिल्कुल भी मैं यहाँ पर गलत पीडीएफ नहीं दूंगा आप लोगों को। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है, गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने वियतनाम का शासक किसे बनाया? गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए जो फ्रांस है, उसने वियतनाम का शासक किसे बनाया था? तो बाओदाई को बनाया था। बाबू आप सभी को पता है कि दक्षिणी वियतनाम जो है वो किसके नेतृत्व में था? वो फ्रांस के नेतृत्व में था, फ्रांस के अधीन था। इसीलिए बाबू फ्रांस ने क्या किया था कि दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओदाई को बना दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओदाई ही बने। क्योंकि दक्षिणी वियतनाम के जो विरोधी हैं, दक्षिणी वियतनाम के जो विरोधी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाओदाई का समर्थन करेंगे, बाओदाई का बाबू हेल्प करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा 139 का होगा। 140 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व किन दो खेमों में बंट चुका था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा का पूरा विश्व है वो किन दो खेमों में, किन दो भागों में बंट चुका था? तो सही आंसर होगा हमारा साम्यवादी एवं पूंजीवादी गुटों में। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक साम्यवादी में और एक पूंजीवादी में। ठीक है, दो गुटों में बंट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा जो विश्व है वो साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों में बंट चुका था, जिसमें बाबू पूंजीवादी जो गुट है, उसमें पूंजीवादी जो गुट है उसमें आने वाले जो देश हैं वो है ब्रिटेन और अमेरिका, और जो साम्यवादी गुट है उसमें आने वाले जो देश है वो है बाबू रूस, जर्मनी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 140 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 141 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, 1949 में हो ची मिन ने किसे अपना आदर्श स्वीकार कर पूर्ण साम्यवादी बन गया? ठीक है, सन 1949 ईस्वी में हो ची मिन ने किसे अपना आदर्श चुप रहना रहे। सन 1949 ईस्वी में हो ची मिन ने किसे अपना आदर्श स्वीकार कर पूर्ण साम्यवादी बन गया? अमेरिका को, ब्रिटेन को, जनवादी चीनी गणराज्य को या जापान को? 141 का सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो 141 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आप लोगों का बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनवादी चीनी गणराज्य को। 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सन 1949 ईस्वी में हो ची मिन ने जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार करके उसे पूर्ण साम्यवादी बना दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 142 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है, 1950 में, सन 1950 ईस्वी में बाबू रूस एवं चीन ने किस सरकार को मान्यता दी थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस समर्थित बाओदाई सरकार। ठीक है, फ्रांस समर्थित बाओदाई सरकार को ही सन 1950 में रूस एवं चीन ने मान्यता दी थी।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ए नहीं होगा। यहाँ पर बाबू जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर वियतनाम गणराज्य होगा, क्योंकि वियतनामियों के समर्थन में, चीनियों के समर्थन में कौन था, तो रूस देश था। ठीक है, यहाँ पर बाबू हमारा सही आंसर वियतनाम गणराज्य होगा। सन 1950 ईस्वी में रूस एवं चीन ने बाबू वियतनाम गणराज्य को ही मान्यता दी थी, वियतनाम गणराज्य सरकार को ही मान्यता दी थी, मान्य उसे मान्य किया था। तो सही आंसर 142 का ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति जटिल क्यों हो गई, तो सही आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाई की सरकार थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 143 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाबू जो जेनेवा समझौता है ना, उस समझौता के बाद जो पूरा का पूरा वियतनाम है वो बाबू दो भागों में बढ़ चुका था, जिसमें से पहला था बाबू उत्तरी वियतनाम और दूसरा था दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाई की सरकार थी। इसी कारण बाबू जो हिंद चीन थी वो काफ़ी बाबू जटिल हो चुकी थी, उसका एकीकरण करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, दियन बियन फू युद्ध में किसकी हार हुई, दियन बियन फू युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो 144 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू यहाँ पर फ्रांस की। ठीक है, दियन बियन फू जो युद्ध है उसमें बाबू फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। दियन बियन फू युद्ध में फ्रांस के सेना का बिल्कुल बुरी तरीके से हार हुआ था, वो पराजित हुए थे। तो 144 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 145 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है दियन बियन फू युद्ध में कितने फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, तो राइट आंसर हमारा बाबू 16,000 हो जाएगा। ठीक है, दियन बियन फू युद्ध में 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। तो सही आंसर 145 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके सामने, तो वियतनामी क्रांतिकारियों के सामने, वियतनामी राष्ट्रवादियों के सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे बाबू। 146 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है अमेरिका ने हिंद चीन में किस वर्ष हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अमेरिका ने हिंद चीन में जिस वर्ष हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी कि हिंद चीन में अपना टांग अड़ाया था, हिंद चीन में कब्जा करने के लिए उसने बाबू अपना प्रभाव कायम रखा था। आप लोगों को उस वर्ष का जो मान है वो बताना है। ठीक है, तो सही आंसर 146 का हो जाएगा यहाँ पर 1954। सन 1954 ईस्वी में ही जो अमेरिका है उसने बाबू हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 146 का होगा हमारा। यहाँ पर अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ, जिनेवा जो समझौता है वो कब हुआ था, तो सही आंसर 147 का हमारा होगा 1954 ईस्वी, मई 1954 ईस्वी। 1954 में मई महीना में बाबू जिनेवा समझौता हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिनेवा समझौता के नियम पर नियंत्रण रखने के लिए बाबू अंतर्राष्ट्रीय रूप से 3 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहला था भारत, दूसरा था बाबू पोलैंड और तीसरा था बाबू कौन, तो ब्रिटेन था, पोलैंड था, भारत था, एक पता ना और कौन सा देश था हमको याद नहीं आ रहा है, पोलैंड, भारत और हमें लग रहा है कि तीसरा ब्रिटेन था क्या। तो ठीक है, आगे बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा उससे संबंधित। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जेनेवा समझौते के तहत वियतनाम को किस प्रकार विभाजित किया गया, तो मैंने बताया ना आप लोगों को, जेनेवा समझौते के तहत वियतनाम को बाबू 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से उत्तरी वाला वियतनाम कहलाया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी छोर वाला वियतनाम कहलाया दक्षिणी वियतनाम। 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। किस समझौते के तहत, तो जेनेवा समझौते के तहत। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 148 का। ठीक है, 149 नंबर सवाल में कहा गया है
हुआ क्या था बाबू? हुआ एक प्रकार का धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो बाबू क्रांतिकारी थे, जो लोग थे, वो अपने आप को बाबू समझ सकते हैं कि बलिदान भी दे सकते थे। ठीक है, वो अपने आप को बलिदान में भी समर्पित कर सकते थे। इस आंदोलन में शामिल होने वाले जो नागरिक थे, जो बाबू क्रांतिकारी थे, वो बिल्कुल भी मृत्यु से डरने वाले नहीं थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। या तो मारते थे या तो मारे जाते थे। ठीक है, ऐसा यह आंदोलन था जिसका नाम था क्या? तो हुआ आंदोलन। इस आंदोलन में शामिल होने वाले क्रांतिकारी या तो मारे जाते थे या तो मार ही देते थे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। अगला जो सवाल 150 नंबर, इसमें कहा गया है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन का जो लीडर थे वो कौन थे? हो ची मिन, बाओदाई, हुइना फूसो या फान चू त्रिन? तो सही आंसर 150 का हमारा हो जाएगा हुइना फूसो। ठीक है, 150 का सही आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे आप लोग, हुआ आंदोलन के जो लीडर, जो नेता, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था हुइना फूसू। ये बाबू नेता किस देश के थे? तो चीन देश के, इसीलिए इनका नाम भी चीन जैसा ही है। ठीक है, चीनी जैसा ही है, चीनी भाषा के जैसा ही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने बताया था ना आप लोगों को, हिंद चीन के वियतनाम क्षेत्रों पर चीनियों का ही अधिकार था, इसलिए बाबू वियतनाम को स्वतंत्र कराने में जो चीनी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने भी बाबू चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है गुरिल्ला सैनिक किस रास्ते से दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे? तो मैंने बताया ना बाबू, गुरिल्ला जो सैनिक थे वो कंबोडिया और लाओस और कंबोडिया के रास्ते से ही दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे। तो यहाँ पर हमारा लाओस भी सही होगा और कंबोडिया भी सही होगा, क्योंकि जो दक्षिणी वियतनाम है वो बाबू लाओस और कंबोडिया से सटा हुआ है। उत्तरी वियतनाम से अगर बाबू दक्षिणी वियतनाम में जाना है तो इसके लिए लाओस और कंबोडिया बहुत ही अच्छा रास्ता पड़ता था, बहुत ही सुलभ रास्ता पड़ता था। इसलिए जो गुरिल्ला सैनिक होते थे, जो क्रांतिकारी सैनिक होते थे, वो लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम के फ्रांसीसी सैनिकों पर धावा बोलते थे और पुनः से जंगलों में छिप जाते थे। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा यहाँ पर सी होगा, क्योंकि सी में ही बी और डी दोनों आया हुआ है। ठीक, अगला जो प्रश्न है 152 नंबर, इसमें पूछा गया है गुरिल्ला सैनिक दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलकर पुनः कहाँ छिप जाते थे? तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो गुरिल्ला सैनिक थे उत्तरी वियतनाम के, वो बाबू दक्षिणी वियतनाम के फ्रांसीसी सैनिकों पर धावा बोलकर जंगलों में छिप जाते थे, जंगलों में बाबू वो लुप्त हो जाते थे। तो सही आंसर 152 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 153 नंबर के अगर सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आइए गया है, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो मैंने बताया ना, हो ची मिन का दूसरा नाम था न्यूगन आई क्वोक। क्या नाम था? न्यूगन आई क्वोक। न्यूगन आई क्वोक को ही हो ची मिन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। अगला सवाल है अनामी दल का संस्थापक कौन थे? तो मैंने ये भी बता चुका है आप लोगों को, अनामी दल के संस्थापक बाबू जॉन गुवेन आई थे। कौन थे? जॉन गुवेन आई। इन्होंने ही अनामी दल की स्थापना की थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो बाबू इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 80+ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझा है, आप लोगों के लिए बहुत ही अगर हेल्पफुल यह प्रश्न लगा है, यह वीडियो अगर लगा है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 3 वाला वीडियो भी आए तो आप लोग बाबू इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्दी मैं इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 3 वाला वीडियो भी लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को 154 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी को बाबू इस वीडियो के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।